जय हिंद डिफेंस लवर्स। भारत पाकिस्तान राइवलरी हमेशा इतिहास में देखी गई डेडली एनिमिटीज में से एक रही है, और यदि कभी ऐसा हुआ कि इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो ये एक गहरी समस्या बन सकती है जिसका देशों और नागरिकों को सामना करना पड़ेगा। तो आइए देखें कि पाकिस्तान और भारत के पास न्यूक्लियर वेपन और वॉरफेयर कैपेबिलिटी के नाम पर क्या है और ये देश एक दूसरे को कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की जर्नी 1950 के दशक में शुरू हुई, जब देश के नेताओं को सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस के संदर्भ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के महत्व का एहसास हुआ था। 1947 में भारत का पार्टीशन, नियमित सीमा पार संघर्ष और भारत और अफगानिस्तान के साथ अनईजी रिलेशनशिप इसकी डिफेंस और एनर्जी स्ट्रेटेजीज के हिस्से के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी बनने की प्रेरणा को स्पष्ट करते हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने नॉन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी का पालन किया, लेकिन भविष्य की संभावना के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी की डेवलपमेंट का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की 1956 में स्थापना करने में मदद मिली थी। पाकिस्तान की पॉलिसी से आश्वस्त होकर अमेरिका ने $350,000 के पूल टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज प्रदान करके उनके इंडिजिनस डेवलपमेंट में मदद करने के लिए पाकिस्तान के साथ सहमत हुए थे। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होने तक कोई नोटेबल अचीवमेंट नहीं होने के साथ सब कुछ बहुत पीसफुल था। ये सब तब बदला जहां उन्होंने बांग्लादेश के नए राज्य में लगभग 56,000 स्क्वायर माइल्स खो दिए, और झटके के लिए पाकिस्तान उस टाइम के अपने एबिलिटीज से कोई भी मटेरियलिस्टिक सपोर्ट प्राप्त करने में विफल रहा। इसमें सहयोगी अमेरिका और चीन भी आते हैं। भारत के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने एक वार्निंग का काम भी किया, और 1967 के कुछ गैसियस सेंट्रीफ्यूज रिसर्च के उपयोग करते हुए पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन में गोता लगाया और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मिसाइल मटेरियल की फीजिबिलिटी पर जोर दिया। 11 मार्च 1983 को एक वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस का पहला सब क्रिटिकल टेस्ट किया गया, एक कोल्ड टेस्ट, कोड नेम जिसका किराना आई था। 1983 से 1994 तक 24 और कोल्ड टेस्ट हुए। फाइनली 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक साथ 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो आइए अब जरा जानते हैं भारत की न्यूक्लियर जर्नी के बारे में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्मली न्यूक्लियर वेपन्स को त्यागने की पॉलिसी अपनाई, साथ ही साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का निर्माण किया और विस्तार से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता भी डेवलप की। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की उत्पत्ति मार्च 1944 में हुई थी, और टेक्नोलॉजी में इसके 3 चरण के प्रयास होमी जहांगीर भाभा द्वारा स्थापित किए गए थे, जब उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी, जो कि भारतीय सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत काम करता है। भारत ने 1956 में अपना पहला रिसर्च रिएक्टर, 1964 में अपना पहला प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट बनाया। चाइनीज अग्रेशन को रोकने और पाकिस्तानी संघर्षों को एक हद तक बनाए रखने के एक और उद्देश्य के साथ न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट के एक सीरियस ड्राइव में चला गया, और फाइनली 1974 में कनाडा द्वारा सप्लाई किए गए साइरस रिएक्टर का उपयोग करके राजस्थान के पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। हालांकि डीआरडीओ को एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब के और विकास के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन इसके बजाय उसे न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए हरी झंडी मिल गई थी। अगली सरकार बदलने के बाद भारत ने और गहराई में कदम रखा और ऑपरेशन शक्ति चलाया, जिसमें 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज की गई, जिसका परिणाम स्वरूप अमेरिका और जापान द्वारा सैंक्शंस भी लगाए गए थे। तो आइए अब हम पाकिस्तान की और भारत की कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स पर नजर डालते हैं और उनकी कंपैरिजन को देखते हैं। गजनवी वर्सेस पृथ्वी। गजनवी पाकिस्तान की एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 290 से 320 किलोमीटर की है, और यह कथित तौर पर 700 किलोग्राम तक कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह एक अनगाइडेड मिसाइल है और इसके लॉन्चर के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर की सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर पृथ्वी एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके 3 वेरिएंट्स हैं, पृथ्वी 1 आर्मी वर्जन, पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन और पृथ्वी 3 नेवी वर्जन। पृथ्वी को इस फैक्ट से झटका लगा कि एक कन्वेंशनल वेपन नहीं बल्कि टैक्टिकल न्यूक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिनकी यील्ड और इंटेंसिटी सामान्य से कम होती है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसके उड़ान पथ में इनर्शियल गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम है, जो इसकी काफी अच्छी एक्यूरेसी और प्रिसिशन को साबित करता है। पृथ्वी 2 500 किलोग्राम पेलोड तक सीमित है, जबकि अन्य 2 वेरिएंट अधिकतम 1000 किलोग्राम तक इक्विप्ड हो सकते हैं। शाहीन 3 वर्सेस अग्नि 4। शाहीन 3 करेंटली पाकिस्तान के पास एक्टिव सर्विस में सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक लैंड बेस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है
जिसकी सीमा 2750 किलोमीटर्स है, जिसका अर्थ है कि ये भारत के मेनलैंड के किसी भी स्थान पर हमला करने में सक्षम है। इसका एक्यूरेसी डेटा, डिजाइन डिटेल्स और गाइडेंस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस सभी हिडन है। और शाहीन 3 करेंटली पाकिस्तान से भारत के लिए सबसे बड़ा बैलिस्टिक खतरा है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड सीनियर कमांडर एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने यहां तक कहा कि भारत ने अपने सुरक्षित ठिकाने खो दिए हैं और यदि पाकिस्तान को किसी तरह का नुकसान हुआ तो पाक उन्हें जाने नहीं देगा। शाहीन 3 का हमारी अग्नि 4 जो कि 4000 किलोमीटर रेंज इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है और हमारी अग्नि 5 जो कि 8000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल है से कोई मुकाबला नहीं है। ये न्यूक्लियर केपेबल हेलफायर्स वाले डिकॉय वॉरहेड एंगेजमेंट, इवेसिव मैन्यूवर और मल्टीपल वॉरहेड कैपेसिटी से सक्षम है। अग्नि 4 में 100 MCEP की सुविधा है, जबकि अग्नि 5 में 10 MCEP की एक्सेप्शनल एक्यूरेसी है। इसका अर्थ है कि एक बार दुश्मन सैम सिस्टम से निपटने के बाद कोई ताकत नहीं है जो इस मिसाइल को डिजायर्ड टारगेट पर हमला करने से रोक सके। रात 1 वर्सेस रात 2। रात 1 एक पाकिस्तानी एयर लॉन्च न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल है। इसे एक्टिव पाकिस्तानी जेट से तैनात किया जा सकता है। टर्बो जेट पावर्ड इस सबसोनिक मिसाइल का उपयोग 450 किलोग्राम की वॉरहेड कैपेबिलिटी के साथ 350 से 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज पर किया जा सकता है। रात 2 अपने प्रेडेसर का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर है और इस संभवतः अधिक प्रिसाइज और एक्यूरेट है। इस सिनेरियो में भारत के पास इजरायली पाइथन, MBDA मीटियोर और इंडिजिनियस अस्त्रा के नाम पर कुछ इंप्रेसिव मीडियम रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर पावर है, लेकिन उनमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता नहीं है। भारत की DRDO और BDL वर्तमान में अग्नि 6 की डेवलपमेंट में है, जो एक और न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल ICBM है, जिसकी एस्टाउंडिंग रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर, 3 टन वॉरहेड कैपेसिटी और 10 से 11 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV है। ये प्रोजेक्ट अभी भी सरकार का इंतजार कर रहा है, लेकिन DRDO ने भारत की सबसे एडवांस्ड अपकमिंग मिसाइल पर आधा काम अच्छे से कर लिया है। एक और मिसाइल निर्भय एक लॉन्ग रेंज की ऑल वेदर क्रूज मिसाइल है, जो 1500 किलोग्राम तक की रेंज में 200 से 300 किलोग्राम की न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। करंटली ये लिमिटेड रेंज में सीमित तैनाती में है, लेकिन फ्यूचर में इसे अधिकतम किया जा सकता है। भारत को अभी भी 2 शेष न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल अरिहंत क्लास की सबमरीन्स मिलनी बाकी है, जबकि इसका सक्सेसर पहले से ही योजना में है, जिसका कोड नेम S5 है। K4SLBM की भी टेस्टिंग चल रही है, जिसे अरिहंत और S5 सबमरीन में तैनात किया जाएगा और ये माना जाता है कि अग्नि 3 की इक्विवेलेंट काउंटरपार्ट है। डेवलप हो रहा हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यदि हाँ, तो यह न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में एक छलांग होगी। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट तक बढ़ जाए, भले ही ऑफिशियल सोर्सेस के अनुसार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का अधिक भंडार हो, वॉर 1 दर्जन वेपन्स के प्रभाव से पहले ही खत्म हो जाएगा। सोसाइटी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स पर जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ेगा वह पहले स्ट्राइक करने वाले के लिए मरम्मत से परे होगा। इसीलिए यह सभी के हित में है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाता रहे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर के नाम पर इस नारकीय नरसंहार में कभी शामिल ना हो। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।